हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग जो पढ़ने वाले वो हैं काल विभाजन। यानी हिंदी में किन किन विद्वानों ने जो काल विभाजन किया था। क्या किया था? काल विभाजन। वो कब कब किया, किसने किया और कितने युगों में हिंदी साहित्य के विकास क्रम को बांटा, सबसे पहले किसने किया, पढ़ रहे हैं। तो ये तो आपको ज्ञात होगा कि काल विभाजन सर्वप्रथम जो करने का जो प्रयास किया था वो किसने किया था? गिरियर्सन ने किया था। किसने किया था? गिरियर्सन महोदय ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया था। हमने पढ़ा था ना, कब ग्रंथ लगा गया था इनका? 1888 में। उस ग्रंथ का नाम क्या था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसमें इन्होंने काल विभाजन किया था। तो हम सबसे पहले हम जो काल विभाजन जो पढ़ रहे हैं वो है गिरियर्सन का। किसका? गिरियर्सन का। गिरियर्सन का काल विभाजन। यानी हिंदी के विकास क्रम को जो उन्होंने बांटा था वो 11 युगों में बांटा था। कितने युगों में बांटा था? हिंदी के विकास क्रम को कह दो या फिर काल विभाजन कह दो, को 11 युगों में या कालों में बांटा। 11 युगों में बांटा, ठीक है। 11 युगों में कह सकते हो या फिर कालों में भी कह सकते हो। तो 11 युगों में बांटा किसने? गिरियर्सन ने, ठीक है। तो वो 11 युग कौन से हैं? मैं उनको ट्रिक में याद करवाऊंगा पहले तो आपको 11, उसके बाद मैं इनको जो पूरे नाम लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारे लिए पूरे नाम होना जरूरी नहीं है, वो तो याद हो जाएंगे, लेकिन ट्रिक से 11 काल और क्रम से कई बार पूछे जा सकते हैं, तो मैं उनको आपको याद करवाऊंगा सबसे पहले। तो मैं आपको इसको 3 भागों में बांटवाऊंगा। देखो, 1 2 3 4 5, ये एक भाग हो गया। फिर हम लोग 6 7 8 दूसरा भाग, फिर 9 10 और 11। कितने युगों में? 11 युगों में। तो हम लोग 11 युगों में इनको 11 युग जो इनको हम 3 भागों में बांट के याद करेंगे। हमें याद और क्रम से याद होना बहुत जरूरी है। तो कैसे याद करेंगे कि गिरियर्सन ने क्या कहा था कि चारण, गिरियर्सन ने बात की थी कि जो चारण थे ना वो 15वीं शताब्दी में, 15वीं सदी कह दो या शताब्दी कह दो, एक ही बात है। गिरियर्सन ने कहा था कि चारण 15वीं सदी में, 15वीं सदी में जाए, 15वीं सदी में जाए, 15वीं सदी में जाए कहाँ? ब्रज। 15वीं सदी में जाए ब्रज के मुगल दरबार में, ब्रज के मुगल दरबार में। क्या कहा गिरियर्सन ने कि चारण 15वीं सदी में जाए ब्रज के मुगल दरबार में। चारण 15वीं सदी में जाए ब्रज के मुगल दरबार में। चारण 15वीं सदी में कहाँ गए? मुगल ब्रज के मुगल दरबार। ये याद रखना, मुगल दरबार बाद में, ब्रज पहले। तो चारण 15वीं सदी में जाए ब्रज के मुगल दरबार में, ठीक है। फिर क्या हुआ? दूसरे भाग में तुलसी, रीति, तुलसी, ये याद रखना है। दूसरे पार्ट में 3 याद रखना है, तुलसी, रीति, तुलसी, ठीक है। तुलसी, रीति, तुलसी। गिरीश ने कहा कि चारण 15वीं सदी में जाए ब्रज के मुगल दरबार में, तुलसी, रीति, तुलसी। और 9 में क्या है? 18वीं सदी। और 10 में है 9 में 18वीं सदी। क्यों? 9 दूनी कितने हो गए? 18। तो याद हो जाए ना क्रम से, 9 दूनी 18, 18वीं सदी। और ये फिर 18वीं सदी के बाद में यहाँ है 18वीं सदी में कंपनी का शासन। 18वीं सदी में कंपनी का शासन। और 11 नंबर में आपको लिखना है विक्टोरिया। 18वीं सदी के बाद में क्या याद रखना? कंपनी। 18वीं सदी कंपनी का शासन और विक्टोरिया के शासन, ठीक है। एक बार वापस याद करते हैं, गिरीश ने क्या बात कही थी कि चारण है वो 15वीं सदी में जाए ब्रज के मुगल दरबार में, तुलसी, रीति, तुलसी। 18वीं सदी में कंपनी और विक्टोरिया। 18वीं सदी में कंपनी और क्या आए थे? विक्टोरिया। ऐसे याद रखना है। क्या याद रखोगे कि 18वीं सदी में कंपनी और विक्टोरिया आए थे। कंपनी कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और विक्टोरिया। तो अब पूरे नाम याद कैसे रखो? देखो, चारण का तो आपको चारण काल ही याद करना है। 15वीं सदी में आपको याद रखना धार्मिक, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। ये छोटे से लिख रहा हूँ क्योंकि अपने को ये बड़े याद होगा, तो ये तो नॉर्मल ही का धार्मिक पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण, धार्मिक पुनर्जागरण, ठीक है। और जाय से याद रखना, जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता।
ब्रज में क्या है, तो ब्रज का याद रखना, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय। पीछे वाला जरूर याद नहीं, ये आगे वाला याद होना चाहिए क्रम से, आगे वाला याद होगा तो क्योंकि वहाँ एग्जाम में तो हमारे ये पूरे लिखे ही आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि ब्रज खाली आएगा, वो पूरा लिखा आएगा। तो हमें ब्रज याद, आगे वाले याद महत्वपूर्ण ट्रिक में जो याद करें वो मुगल दरबार का मुगल दरबार ही, तुलसी का तुलसी है, यानी तुलसीदास का जो समय था उसमें जो रचना लिखी गई उसको इन्होंने ये भाग में बांटा है, तुलसी का तुलसीदास ही। रीति में याद रखना रीति काव्य, कि रीति काव्य जो आया था बीच में काल आता रीति काव्य, रीति काव्य को इन्होंने रीति काव्य कहा। तुलसी, अब यहाँ पे एक तो तुलसी तुलसीदास है, फिर रीति, रीति के बाद वापस तुलसी में, तुलसी के बारे में नहीं, तुलसी के परवर्ती जो कवि थे ना उनके बारे में उन्होंने विवरण दिया, तुलसी के परवर्ती कवि। उन्होंने कहा कि इस समय जब तुलसी नहीं था, तुलसी के परवर्ती कवियों ने जो रचना लिखी उनका इन्होंने वर्णन किया है। फिर 18वीं सदी में तो वही 18वीं शताब्दी, और कंपनी 18वीं सदी में कंपनी के शासन, विक्टोरिया के शासन, तो कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में पूरा नाम क्या है, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीष्म का काल विभाजन। कितने युगों में बांटा है, 11 युगों में बांटा है, जो कि मैंने आपको ट्रिक में याद करवा दिया कि ग्रीष्म ने कहा था कि 4 में 15वीं सदी में जा ब्रज के मुगल दरबार में, तुलसी रीति तुलसी, 18वीं सदी में कंपनी और विक्टोरिया के शासन। ठीक है, अब हम 2 नंबर पे जो हम याद करेंगे काल विभाजन, वो है हमारे मिस्र बंधुओं का। किसका है, मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। ठीक है, मिस्र बंधु कौन थे, सुख, श्याम और गणेश, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने 1913 में कौन सा, 3 में कौन सा ग्रंथ लिखा था, मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, 1913 में लिखा था। तो उन्होंने अपने जो काल विभाजन किया है ना, तो मिस्र बंधुओं ने काल विभाजन जो किया है वो कितने युगों में किया है, काल विभाजन को वहाँ आपको लिखा आ सकता है कि हिंदी के विकास क्रम को, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, बात है कि काल विभाजन या हिंदी के विकास क्रम को इन्होंने 5 युगों में बांटा है। मुख्य कितने बांटा है, 5 युगों में, मुख्य 5 युगों में बांटा, और उप विभाजन सहित 8 युगों में बांटा है। तो इनके विकास क्रम हम बहुत ही आसानी से, सरलता से याद करेंगे और दिमाग में पूरी तरह से बिठाएंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ 5 युग कौन से, 1 2 3, इसको दूर दूर लिख दो क्योंकि इन्होंने 2 पार्ट कर दिए, तो 2 3 ये 4 और ये 5, ये 5 युगों में बांटा है। कौन कौन से, देखो सबसे पहले मैं इधर ध्यान दो, मैं हम लोग पहले इसको याद करेंगे फिर मैं इसको बैठा देगा। देखो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो पहले से 8वीं तक हम जब तक पढ़ते हैं तब तक हमारा आरंभिक काल होता है। क्या होता है, आरंभिक अवस्था में जो होती है, आरंभिक, यानी स्टार्ट में हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए वो एक आरंभिक ही होता है। पहले से 8वीं तक हमें इतनी बुद्धि नॉलेज आता होता नहीं, तो हमारा वो कौन सा काल होता है, आरंभिक काल, पहले से 8वीं तक पढ़ते हैं तब। जैसे हमें 9th से 10th में जाते हैं तो हमारा कौन सा काल शुरू होता है, माध्यमिक। कौन सा, 9th से 10th में जाते हैं तो हमारा कौन सा काल शुरू हो जाता है, माध्यमिक, ये हमारा माध्यमिक काल शुरू हो जाता है। फिर 11th और 12th में जाते हैं तो हम थोड़े सृजनशील बालक हो जाते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हम थोड़े सृजनशील हो जाते हैं ना, तो हम लोग कुछ अलंकरण करते हैं, तो अलंकृत, कुछ क्या है नया करने का करते हैं, अलंकृत, कुछ अलंकरण करना चाहते हैं, तो वो काल 11-12 हमारा अलंकृत काल हो जाएगा। फिर हम लोग जैसे आगे जाते हैं BA में, कि BSc वालों का काम है नहीं, यहाँ पे BA वालों का ही काम है जो हिंदी साहित्य वगैरह ले रहे हो। तो BA में हमारे जो कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ नए दोस्तों से मिलते हैं, कई तो थोड़े बिगड़ जाते हैं, स्कूल के बाद में कॉलेज में तो बंदा है उस हिसाब से पढ़ाई नहीं करता, थोड़ा अलग ही हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा एक नया काल आज शुरू हो जाता है, परिवर्तन काल। कौन सा काल, परिवर्तन, यानी हमारे अंदर एकदम चेंज आ जाती है, परिवर्तन आ जाता है। फिर उसके बाद जैसे BA B.Ed करने के बाद हम लोग घर पे वापस आ जाते हैं, बस बेरोजगार की तरह पड़े रहते हैं, तो वो हमारा कौन सा काल हो जाता है, वर्तमान काल। तो वर्तमान में हमारी स्थिति बहुत बुरी है क्योंकि बेरोजगार होते हैं, घर पे आके बैठ जाते हैं, एकदम नौकरी मिलती नहीं है, तो वो हमारा वर्तमान काल हो जाता है। बस ये अगर याद होगी ना, पहले से 8वीं आरंभिक, 9 से 10 में माध्यमिक शुरू हो जाता है, 11-12 में अलंकृत, सृजनशील कुछ बनने करते हैं तो अलंकृत हो गया। BA में हम कॉलेज जाते हैं, हमारा कुछ परिवर्तन होता है, और घर में वापस B.Ed करने के बाद घर में बैठे रहते हैं तो बेरोजगार होते हैं, तो वर्तमान काल। अब इसको बहुत ही, तो ये लगभग आपको याद हो गया, अगर इसमें आपने ध्यान दिया तो लगभग याद हो चुका है। तो पहला हमने कौन सा था, आरंभिक काल। ध्यान रखना कहीं की किताब में इन्होंने मिस्र बंधु के आदिकाल को
प्रारंभिक बताएगा, जबकि वो गलत है क्योंकि प्रारंभिक गणपति चंद्रगुप्त ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ आरंभिक ही याद रखना आपको। तो आरंभिक काल, ये मैंने लिख दिया आरंभिक। तो आरंभिक काल, फिर आरंभिक बाद नवीं दसवीं में जाता तो हमारी क्या शुरू हो जाती है, माध्यमिक। नवीं दसवीं में जो होता है ना माध्यमिक स्कूल बोलते हैं, तो माध्यमिक। और फिर हम 11-12 में जाते हैं तो हम थोड़ा सृजनशील हो जाते हैं, तो अलंकृत, ये आपका अलंकृत। फिर कॉलेज में जाते हैं तो हमारे अंदर चेंजिंग आ जाता है, तो भाई परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन, तो परिवर्तन काल। और फिर घर पे बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं भाई अब दोबारा वर्तमान काल। ठीक, ये बात याद रखना। तो उसमें याद रखना, देखो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया, आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया, और भक्ति काल को इन्होंने माध्यमिक नाम दिया, और रीति काल को अलंकृत नाम दिया है। और ये इतना याद नहीं रखना है। और जो आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया, और भक्ति काल को माध्यमिक नाम दिया, रीति काल को अलंकृत दिया, और आधुनिक काल उनको इन्होंने क्या नाम दिया, वर्तमान काल नाम दिया। ये हिंदी की विकास क्रम ऐसे ऐसे बांटा है इन्होंने, ठीक है, भागों में। लेकिन इन्होंने 2 पार्ट और कर दी, आरंभिक के भी 2 भाग कर दी, और माध्यमिक के भी कितने 2 भाग, अलंकृत के भी इन्होंने कितने भाग, 2 भाग कर दिए। अब इनको भी याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि कौन सा काल। तो देखो यहाँ पे आप लिख दो पूर्व, और दूसरे वाले पार्ट को लिख दो उत्तर। ये दोनों इसी आरंभिक के ही पार्ट है, पूर्व और उत्तर। ये सेम टू सेम इस एक को छोड़ के अगले वाले में, यहाँ लिख दो पूर्व और यहाँ लिख दो उत्तर। तो यहाँ क्यों छोड़ा, यहाँ देखो, यहाँ इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया है क्या, यहाँ तो इसमें पूर्व किया है और इसको प्रौढ़ कर दिया है, प्रौढ़ काल, समझ आया। तो पूर्व उत्तर एक छोड़ के आगे पूर्व उत्तर सेम, बीच में इन्होंने पूर्व तो सही रखा है, सेम ही रखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, प्रौढ़ कर दिया। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, पूर्व आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल, इसको उत्तर आरंभिक काल, और इसको ये माध्यमिक है, माध्यमिक के 2 भाग है। तो एक पहले वाला को इन्होंने कहा कि पूर्व माध्यमिक, क्या नाम दिया, पूर्व माध्यमिक। इसको क्या नाम दिया, प्रौढ़ माध्यमिक, प्रौढ़ माध्यमिक, ठीक है। और ये अलंकृत है, अलंकृत के 2 भाग, एक पूर्व अलंकृत काल, पूर्व अलंकृत, और उत्तर अलंकृत, ये हो गया। अब इन्होंने जो युगों में बांटा है ना, वो इनके सन भी आपको याद रखने हैं, वो भी सन याद रखने हैं। वो आपके किस में याद रखना, विक्रम संवत, ये मैं मिटा देता हूँ, किस में याद रखना, विक्रम संवत में याद रखना। इन्होंने जो संवत बताया ना, जो सन बताया, विक्रम संवत में बताया। क्या बताया, उन्होंने कहा जो आरंभिक काल है ना, वो 700 ईस्वी से शुरू होता है और ख़त्म होता है। आरंभिक काल कब खत्म होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1444 में ख़त्म होता है। और ये आरंभिक काल की सिर्फ बता रहा हूँ, इन दोनों के फिर बाद में डिवाइड करेंगे। आरंभिक काल इन्होंने बताया कि ये जो है ना 700 विक्रम संवत से शुरू होकर के 1444 विक्रम संवत तक जो समय था ना, वो कहा कि ये एक आरंभिक काल था, यानी आदि काल था। हिंदी का क्या था, आदि काल। तो इसको 2 पार्ट में बांटा। उसमें से इन्होंने कहा कि जो पूर्व आरंभिक काल था वो 700 से था आपके 700 से 1343 तक था, विक्रम संवत 700 से 1343 तक था। और उत्तर आरंभिक काल जो था ना, ये था आपके 1300, ये 1343 है ना, तो यहाँ 1344 आएगा, 1344 से 1444 तक था। समझ में आया ऐसे। अब इन्होंने माध्यमिक को इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा माध्यमिक जो है ना, ये 1444 यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ 1445। इन्होंने कहा जो माध्यमिक काल है ना, वो 1445, माध्यमिक काल 2 भागों में, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। अब माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल जो था वो उनको इन्होंने बांटा 1445 विक्रम संवत से लेकर के 1560 विक्रम संवत, 1560 विक्रम संवत। और प्रौढ़ माध्यमिक को इन्होंने बांटा 1500, ये 1560 है तो आगे क्या है 61, 1561 से इन्होंने बांटा है आपके 1680, कितना बांटा 1680। और फिर आगे ये 1680 हो गया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1681 पूर्व अलंकृत। 1681 देखो इन्होंने बांटा है 1790, कहाँ तक 1790 तक। फिर आगे क्या हो जाएगा 1791 से लेकर के इन्होंने बताया 1889 तक, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अलग 2 पार्ट है तो सेम, तो 1889 ये गए 1889, तो ये आपके हो जाएगा 1889 से 1925 विक्रम संवत तक। और ये इनको बांटा 1925 से लेकर के अब तक ये इन्होंने जो डिवाइडेशन किया है, ठीक है। 5 भागों में याद हो गया हमका ट्रिक से। ये थोड़ा सन याद रखोगे। अगर वो सिर्फ आपको आदिकाल या अगर आरंभिक काल को कहाँ से कहाँ तक माना, तो देखो 7 से 1400 तक माना है। यहाँ तक कह सकते हैं कि भाई
यह जो हमारा कहाँ से 700 से 1444 तक है। अगर वो पूछे कि माध्यमिक काल को कहाँ से कहाँ तक माना है, तो माध्यमिक काल यहाँ 1445 है, तो 1445 विक्रम संवत से लेकर के खत्म कहाँ हो रहा है 1680, तो 1680 तक माना। अगर वो पूछे अलकृत काल को कहाँ से कहाँ तक माना है, तो शुरू कहाँ है 1681 से, 1681 से कहाँ तक हो रहा है 1889 विक्रम संवत तक। परिवर्तन काल तो 1889 से 1925 तक ही है, और वर्तमान काल 1925 से अब तक। ठीक है, तो अब जो है शुक्ल जो है देखो 1913 में मैंने मिश्र बंधु पढ़ा ना, 13 के बाद में क्या आ रहा है 1929, और 1929 में कौन आ रहा है शुक्ल। भाई हम क्रम से तो पढ़ रहे हैं, पहले गिरिजन का पढ़ा 88 में, फिर 1913 मिश्र बंधु ने किया, फिर शुक्ल ने किया। तो अब हम पढ़ रहे हैं शुक्ल का काल विभाजन। किसका पढ़ रहे हैं, शुक्ल का काल विभाजन। लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, वीडियो लंबी बनेगी। ठीक है, शुक्ल का काल विभाजन। सर्वप्रथम दोहरा वर्गीकरण, सर्वप्रथम दोहरा वर्गीकरण मतलब इससे पहले उन लोगों ने जो है एक एक वर्गीकरण, इसने डबल वर्गीकरण किया है, वो भी किसके आधार पर, काल व प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, काल और प्रवृत्ति के आधार पर दोहरा वर्गीकरण किया। तो हम शुक्ल के काल विभाजन को हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है, तो शुक्ल ने जो काल विभाजन कितने हैं, शुक्ल ने काल विभाजन 4 युगों में, किसी बांटा काल विभाजन, हिंदी के विकास क्रम या काल विभाजन को 4 युगों में बांटा। ठीक है, अब 4 युगों को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो मैं ये थोड़ी मिटा देता हूँ। ठीक है, 4 युगों में बांटा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 युग, 4 युगों में बांटा। कैसे याद करोगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग काल के आधार पर, काल के आधार पर उन्होंने 4 भागों में बांटा। उन्होंने पहले भाग का नाम, पहला भाग जो बांटा वो रखा आदि, पहले आदि यानी आदिकाल। तो याद कैसे रखोगे, आदि, ये देखो 1 नंबर में उन्होंने आदि रखा, और 4 नंबर में इन्होंने रखा आदु। याद कैसे रखोगे, आदि और आदि। काल के आधार पर उन्होंने 1 नंबर में क्या रखा आदि, और 4 नंबर में आदु, आदि आदु। क्या याद रखोगे, आदि और आदु हो जाएगा याद। 1 नंबर में आदि, 4 नंबर में आदु, ये याद हो जाएगा। आदि आदु मतलब छोटे छोटे लिख रहा हूँ, काल, ये भी क्या है आधुनिक काल, 2 भागी। अब आपको बीच वाला, तो बीच वाला कुछ नहीं, बीच वाला मध्यकाल, ये भी मध्यकाल। तो इसमें अलग है, अलग ही है ना, देखो ये पूर्व, ये उत्तर। पूर्व का मतलब पहले वाला मध्यकाल, उत्तर का मतलब बाद वाला मध्यकाल, मध्यकाल। तो काल विभाजन का तो 4 प्रकार आराम से याद हो गए, आदि आदु, आदि और आदु याद रखना, आदि से आदिकाल, आदु से आधुनिक काल। और मध्यकाल में उन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। ठीक है, मध्यकाल लिख देना, फिर एक में पूर्व जोड़ देना, पहले वाला मध्यकाल, एक उत्तर जोड़ देना बाद वाला मध्यकाल। 4 भाग में ये काल के आधार पर। फिर उन्होंने दूसरा विभाजन प्रवृत्ति के आधार पर किया है, प्रवृत्ति के आधार पर। प्रवृत्ति के आधार पर कैसे किया, ये जो आदिकाल जो था, इस आदिकाल को इन्होंने क्या नाम दिया कि आदिकाल में उस समय वीर रस की ज़्यादा रचनाएं लिखी जा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है ना वीर गाथा काल है। इसको क्या नाम दिया, वीर गाथा काल। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया, वीर गाथा काल। और ये वीर गाथा वीर रस की 12 रचनाओं के आधार पर दिया, जो मैं आगे ट्रिक से वो भी याद करवाने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो के बाद में ये कौन सी रचनाओं के आधार पर इन्होंने काल विभाजन जो इसका नाम आदिकाल का वीर गाथा काल नाम रखा था, वो किन रचनाओं के आधार पर रखा है, वो भी मैं आगे ट्रिक से अच्छे तरीके से याद करवाऊंगा। तो हो गया, आदिकाल को क्या नाम दिया, वीर गाथा काल। इसको क्या नाम दिया इन्होंने, भक्ति काल। क्या नाम दिया, भक्ति काल। इन्होंने कहा कि ये भक्ति से संबंधित रचना ज़्यादा लिखी जा रही थी इस काल में, तो इन्होंने कहा ये भक्ति काल है। और इसको नाम दिया वही रीति काल। क्या नाम दिया, रीति काल। और इसको नाम बता, ये याद रखना, इसको नाम दिया इन्होंने गद्य काल, क्योंकि इसमें गद्य का ज़्यादा प्रचलन था, विकास ज़्यादा हो रहा था, तो इसको नाम क्या दिया, गद्य काल। तो पूछा सकता है आदिकाल को क्या नाम दिया, वीर गाथा काल। पूर्व मध्यकाल को क्या दिया, भक्ति काल। उत्तर मध्यकाल को रीति काल नाम दिया। और आधुनिक काल जो है उसको इन्होंने कहा कि ये गद्य काल है। क्या कहा, गद्य काल। ठीक है,
याद हो जाएगा। इसमें आपको आदि और आधुनिक याद रखना है, इसमें याद रखना वीर और गद्य। वीर से वीर गाथा का, गद्य से गद्य का। वीर में भक्ति रीति, ये तो अधिकतर सभी विद्वानों ने भक्ति रीति रखा है। बस आपको याद मेन ये और ये रखने हैं, क्योंकि इसको मिश्र बंधुओं ने जैसे वर्तमान काल कहा था तो इसने गद्य काल कह दिया, उसने मिश्र बंधुओं ने उनको आरंभिक काल कहा था, इसने वीर कथा काल कह दिया। गिरियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था, चारण काल कहा था, पढ़ा था ना चारण 15वीं सदी में ब्रज जाए ब्रज के मुगल दरबार में, तो वो। अब इनका आपको समय याद रखना है, इनका समय भी आपको विक्रम संवत में याद रखना है। किस में याद रखना है, विक्रम संवत में, ठीक है। कैसे याद रखोगे, देखो इन्होंने ना आदिकाल का प्रारंभ ना विक्रम संवत 1050 से माना है। कब से माना, 1050 से इन्होंने माना है 1375 तक। कहा कि 1050 से 1375 तक जो काल था वो हिंदी का आदिकाल यानी आरंभ काल था, और उसी को इन्होंने क्या नाम दिया, वीर गाथा काल। दूसरा जो पूर्व मध्य काल या भक्ति काल था, इसका समय इन्होंने 1375 से माना है आपके 1700। कब माना है, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत। और रीति काल है ये माना है इन्होंने 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। और गद्य काल है ये इनको माना है 1900 से अब तक, ये इन्होंने माना है। याद हो जाएगा, 1050 से शुरू होना, 1375, 1700, 1700 से 1900 अब तक। 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो आसानी से याद हो जाएगा। भाई ये याद रखना, 1050 विक्रम संवत से शुरू, 1050 विक्रम संवत से शुरू किया, 1050, 1375, 1375, 1700, 1700, 1900, 1900 अब तक, ठीक है। शुक्ल की बाद में, शुक्ल को हमने पढ़ा था ग्रंथ का 1929 पढ़ा था। फिर मैंने आपको कहा ये 9 है, 9 ऐड कर दो, कितने हो जाए 38, 29 9 38, यानी 1938 में कौन आ रहा है, राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था, हिंदी साहित्य का आलोचना, यानी आलोचना किसकी नहीं करनी चाहिए, राम की, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो अब हम इनका राम कुमार वर्मा जी का जो कर रहे हैं, तो राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, इनका बहुत ही सरल है। देखो 1 नंबर को हम आदिकाल रखेंगे ना, क्या रखेंगे, आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने अलग नाम दिए। इन्होंने कितने युगों में बांटा है, देखो 5 युगों में बांटा, 2 3 4 और 5। नीचे लिख देता हूँ, इन्होंने कितने युगों में बांटा, 5 4 3 2 और 1, ठीक है। 5 युगों में कौन से, इनको मैं थोड़ा साथ में रख देता हूँ 1 और 2, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक है, ठीक है। 2 आप इसको तो डायरेक्ट जमा दो। जिस शुक्ल का क्या था, शुक्ल का वीर गाथा काल और आदिकाल वो अलग था, उसके अलावा बाकी क्या थे, बाकी था भक्ति काल, ये भक्ति काल, बाकी सेम शुक्ल का लिया, भक्ति और रीति काल। रीति के बल में शुक्ल ने गद्य काल लिया था, इन्होंने क्या लिया, आधुनिक काल, आधुनिक। ये तीनों शुक्ल के सेम लिए। देखो शुक्ल ने भक्ति लिया था, इसने भी भक्ति लिया 3 नंबर पे, इन्होंने रीति लिया, उन्होंने रीति लिया, इन्होंने भी रीति लिया था। बस शुक्ल ने जो लिया था गद्य काल, इन्होंने क्या नाम दिया उसका, आधुनिक काल दिया। जबकि शुक्ल का काल के आधार पर जो आधुनिक काल था ना, वो इन्होंने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ये तीनों शुक्ल के सेम टू कॉपी की। अब यहाँ पे इसने जो आदिकाल था ना, आदिकाल के इसने 2 नाम रख दिए, क्योंकि भक्ति रीति और आधुनिक 3, तो ये होगी, पीछे क्या बचा, आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने 2 भागों में रख दिया। क्या रख दिया, एक तो कहा कि स्टार्ट में कहा कि ये है संधि काल, इसको क्या नाम दिया, संधि काल, इसको संधि काल नाम दिया। और दूसरे नंबर पर नाम दिया चारण काल, चारण काल। तो देखो हम लोग कह सकते हैं कि आदिकाल को इन्होंने जो ये अपन आदिकाल मान लेते हैं दोनों, है ना, आदिकाल, आदिकाल तभी तो होगा। देखो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। आदिकाल को इसने 2 भागों में बांट दिया, 2 नाम दे दिए, एक संधि काल और एक चारण काल, है ना, 2 भागों में बांटा। याद रखना, चारण काल सिर्फ आदिकाल को चारण काल में किसने बांटा था, गिरियर्सन ने बांटा था। आदिकाल को चारण काल में गिरियर्सन ने बांटा था, जबकि आदिकाल को संधि चारण काल में किसने बांटा है, राम कुमार वर्मा ने। ये पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में, मुझे इतना याद नहीं, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में शायद ये पिछले प्रश्न पूछा गया कि आदिकाल को संधि चारण काल किसने नाम दिया है, तो राम कुमार वर्मा ने दिया है, संधि और चारण काल, ठीक है। ये याद रखना। अब इनके सन याद करवाता हूँ। देखो कुछ नहीं, आपको ना स से क्या है, संधि काल है, राम कुमार वर्मा जी का 1 नंबर में क्या है, संधि काल, स से संधि,
और से यहाँ विक्रम संवत 750 कर देना, से 1000 तक, 750 से 1000 तक। ये भी किस में है? विक्रम संवत में है। तो संधि काल में से 750 और 750 से 1000, ठीक है। उसके बाद ये जो चारण काल है इसको इन्होंने बांटा 1000 से 1375। अब ये शुक्ल का सेम टू सेम है, देख लो, सिर्फ ये चेंज है, 750 से 1000 चेंज। उसके बाद में सेम टू शुक्ल का सेम, शुक्ल यहाँ 1050 रखा था, जब इन्होंने 1000 रखा है तो 1000 से 1375, यहाँ से 1375, ये सेम शुक्ल का 1375 से कहाँ था? 1700 तक था, ये 1700, ये 1700, 1700 से 1900 तक, ये 1900 तक, और ये 1900 से अब तक, है ना, अब तक ये सेम शुक्ल कर का है। क्यों? क्योंकि शुक्ल ने जो यहाँ पे 1050 रखा था, जबकि इन्होंने सिर्फ 1000 रख दिया, और 1000 से 1375, 1375 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक, जब ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ये सेम टू सेम शुक्ल का है, बस इन्होंने ये आदिकाल को 2 भागों में बांटा। तो संधि काल को इन्होंने जो से संधि और से 750, संधि काल को इन्होंने 750 और 1000 में इन्होंने बांट दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना, आदिकाल को क्या नाम दिया? संधि चारण का, 2 पार्ट कर दिए। संधि काल को रखा इन्होंने 750 से 1000, और चारण काल को इन्होंने रखा 1000 से 1375, ठीक है। बाकी भक्ति, रीति, आधुनिक, ये चारों नाम है जो ये, बाकी वाले ये 2-3 नाम है, ये शुक्ल का कॉपी किया है, ठीक है। थैंक यू। कितने युगों में बांटा? ये 5 युगों में बांटा, ये आपको याद रखना है। अब हम लोग नगेंद्र ने जो काल विभाजन किया ना उसको बता रहे हैं। इसके बाद में एक काशी नागरिक प्रश्न सेवा काशी का बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो याद करेंगे। इसके बाद में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो नगेंद्र का ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये सरल भी है। इन्होंने 4 भागों में बांटा है, आराम से सरल से याद हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। तो 4 में वही शुक्ल का लिया, आदि, और शुक्ल ने इसी को क्या कहा था? आदु, आदि और आदु। आदि से मतलब आदिकाल, आदु से आधुनिक काल। ये शुक्ल ने काल के आधार पर लिया था, और 2 इन्होंने शुक्ल ने जो प्रवृत्ति के आधार पर लिया था, जैसे भक्ति और रीति, तो इनको बीच वाले को इन्होंने क्या नाम दिया? भक्ति काल, इसको नाम दिया रीति काल, ठीक है। ये याद रख देना। इनके सन है वो भी आसान से याद हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि आदिकाल का प्रारंभ इन्होंने कहा कि 7वीं सदी मध्य से, यानी 7वीं सदी मध्य का मतलब है 650 ईस्वी से लेकर के 7वीं सदी मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी, यानी 7वीं सदी मध्य से 14वीं सदी मध्य तक, 14वीं सदी मध्य तक, ये याद रखना। ये मध्य तक वाली लाइन सब में आएगी। तो ये 7वीं सदी से 14वीं सदी मध्य तक, ये याद हो जाएगा, 7 और 14। तो ये वही सेम 14वीं सदी मध्य से जो आपकी 17वीं सदी मध्य तक, फिर ये 17वीं सदी मध्य से 19वीं सदी मध्य तक, ये मध्य तक सभी में आएगा। तो ये 7वीं से 14वीं, यानी 7 दूनी 14। तो 7वीं सदी मध्य से लेकर के 14वीं सदी मध्य तक का काल है जो आदिकाल का माना है। 14वीं सदी मध्य से लेकर के और 17वीं सदी मध्य का काल उन्होंने भक्ति काल को माना है, और 17वीं सदी मध्य से लेकर के 19वीं सदी मध्य को जो काल है वो रीति काल को माना है, और 19वीं सदी मध्य से अब तक जो है वो इन्होंने किसको माना है? आधुनिक काल को माना है। लेकिन एक बात और महत्वपूर्ण है कि आधुनिक काल है ना, इस आधुनिक काल के इन्होंने कितने भाग किए? 4 भाग कर दिए। आधुनिक काल, ये 4 नंबर हम लोग पढ़ रहे थे ना, आधुनिक काल। आधुनिक काल को इन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला भाग इन्होंने जो बांटा, ट्रिक याद रखो, देखो ट्रिक कैसे याद रखोगे? पूजा, छाया, ये ट्रिक याद रखनी है आपको। 2 नंबर, 3 और 4 ट्रिक क्या है? पूजा, छाया। पूछ याद रखना, पुनर्जागरण काल, और जा से सिर्फ जागरण काल, छा से छायावाद, और छायावाद चौथा इन्होंने नाम रखा है छायावादोत्तर, मतलब छायावाद प्लस उत्तर, छायावादोत्तर गुण संधि होती है ना, तो छायावादोत्तर काल, यानी छायावाद के बाद का काल है, उसको बोलते हैं छायावादोत्तर काल। तो 4 नाम, इसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है, ठीक है। कितने भागों में? 2, यानी छायावादोत्तर
छायावादोत्तर ख, बस इतना ही, वो ज़्यादा नहीं। पूर्ण जागरण काल इन्होंने एक और नाम दिया, कहा कि ये है आपके पूर्ण जागरण काल। इसका दूसरा नाम दिया भारतेंदु काल, क्योंकि भारतेंदु बहुत बड़े हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो भारतेंदु इस काल को भारतेंदु काल भी दिया है। तो ये हो गया भारतेंदु। और इसको कहा है कि ये है आपका द्विवेदी कुल, महावीर प्रसाद द्विवेदी को नाम दिया ये द्विवेदी काल। इसको क्या नाम दिया? पुनर्जागरण को क्या नाम दिया? भारतेंदु काल। और जागरण को क्या दिया? द्विवेदी काल दे दिया। ठीक है, छायावाद को कुछ नहीं, बस छायावाद ही। छायावाद के दो भाग उन्होंने कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए? ताकि ये है आपके प्रगति प्रयोगवाद। ये कौन सा वाद? प्रगति व प्रयोगवाद। प्रगति व प्रयोग हुआ, और ये इनको नाम दिया नवलेखनवाद। क्या नाम दिया? नवलेखनवाद। ठीक है, तो याद हो जाएगा। आधुनिक काल उन्होंने 4 भागों में बांटा है, पूजा, छाया, छाया। पूज से पुनर्जागरण काल, इसी पुनर्जागरण का दूसरा नाम इन्होंने कहा कि भारतेंदु काल। फिर जा से जागरण काल यानी द्विवेदी काल, और छायावाद काल, और चौथा इन्होंने छायावादोत्तर काल यानी छायावाद के बाद का काल है, उसको इन्होंने 2 भागों में बांटा है। अब इनका जो सन याद रखते हैं, देखो हमने आधुनिक काल को कहाँ से छोड़ा था? 19वीं सदी मध्य से लेकर के अब तक। तो 19वीं सदी मध्य का मतलब है 1850 या उसके आसपास का, है ना। तो 1800 इसका जो काल बना है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक का जो काल है या समय है, उसको जो इन्होंने क्या माना है? पुनर्जागरण या भारतेंदु काल माना है। और जागरण सुधार काल या द्विवेदी काल है, वो इनको माना है 1900 ईस्वी से लेकर के, ये माना है 1918 ईस्वी तक का समय है, वो जागरण या द्विवेदी काल माना है। और ये आपको माना है 1918 से लेकर के 1938 ईस्वी तक का काल जो माना है वो छायावाद काल माना है। ठीक है ना। और प्रगति और प्रयोगवाद ये है आपकी 1938 से लेकर के 1953 तक, 1938 से लेकर 1953 तक। ठीक है, और ये आपको 1953 से लेकर के अब तक ये इन्होंने डिवाइडेशन किया है। बहुत ही सरल याद हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं, कठिन नहीं। आधुनिक काल तक तो हमने पढ़ा था कि भाई 19वीं सदी के मध्य तक। तो 19वीं सदी मध्य का मतलब क्या होता है? 1850 या 1857 का है, तो उसके आसपास 1850 के आसपास। तो 1857 से 1900 इसको पुनर्जागरण या भारतेंदु काल, और 1900 से 18 तक जागरण काल, या इसी को आप द्विवेदी काल भी कहते हैं। और 18 से 38 तक इन्होंने छायावाद माना है। ध्यान रखना, आगे नागरी प्रचलन सभा कांसी वो 1918 से 1936 मानती, जबकि एकमात्र नगेंद्र ऐसा है जो छायावाद का काल है 1918 से 1938 मानता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। फिर छायावादोत्तर काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा। एक है नाम प्रगति प्रयोगवाद, जो 1938 से 1953 तक रखा है उनका काल, और नवलेखनवाद है जो 53 से अब तक माना है। ठीक है, याद हो जाएगा ट्रिक में। पूजा, छाया, छाया, पुनर्जागरण भारतेंदु, जागरण द्विवेदी, छायावाद छायावाद। और छायावाद के 2 भाग, प्रगति प्रयोग हुई। प्रगति प्रयोग में क्या हुआ? नवलेखनवाद हुआ। और सन भी बहुत आसानी से देखो, 1857 से 1900 तक, तो ये भाग आप याद कर देना अलग से सेपरेट। 1857 से 1900। फिर यहाँ से सर में देखो 1900 से 18, 18 से 38, 38 से 53, 53 से अब तक 1900 से 18, 18 से 38, 38 से 53, 53 से अब तक वापस 1900 से 18, 18 से 38, 38 से 53, 53 से अब तक 1900 से 18, 18 से 38, 38 से 53, 53 से अब तक, है ना। 1900 से 18, 18 से 38, 38 से 53, 53 से अब तक। ये हो गया हमारे नगेंद्र का काल विभाजन। ठीक है, आगे हम लास्ट जो पढ़ रहे हैं वो हैं आपके नागरी प्रचारणी सभा कांसी। नागरी प्रचारणी सभा कांसी द्वारा जो वर्गीकृत काल विभाजन है वो पढ़ रहे हो। और यही काल विभाजन सर्वमान्य है, समझ आ रहा है? सर्वमान्य यानी सभी विद्वानों को इनका काल विभाजन मान्य है। सरलता पर भी याद हो जाएगा। देखो कैसे कि 4 भाग तो इन्होंने ना शुक्ल के लिए, क्या शुक्ल ने लिया था? इसको शुक्ल ने आदि काल लिया था, इसको आधुनिक काल लिया था, नहीं लिया था। और आदि और आधुनिक ये बीच वाले इन्होंने क्या रखा है? शुक्ल के सेम टू सेम भक्ति, और ये शुक्ल के सेम रखे क्या? रीति। ठीक है, यानी आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये 4 शुक्ल के सेम रखे। बस इनका काल विभाजन ये भी शुक्ल का सेम रखा है, विक्रम संवत वाला। क्या शुक्ल है इसको काल विभाजन दिया था कि 1050 से कहाँ तक था? 1375 विक्रम संवत। ये 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत था, और ये 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत, और ये 1900 विक्रम संवत से अब तक था, है ना। ये शुक्ल का था। अब नागरी प्रचार ये 4 तो काल भी सेम रखे, और इनके जो
सन है वो भी सेम रखा है, लेकिन यहाँ से आगे इस नागरिक प्रचार ने थोड़ा चेंज कर दिया। क्या किया कि ये विक्रम संवत है ना, इसको चेंज करके इसने किसमें कर दिया, ईस्वी सन में कर दिया। यानी माइनस अगर इसे आप 57 करोगे 1900 से, तो आपको कितना बैठेगा, 1843 ईस्वी, है ना, ये बैठेगा। तो अब यहाँ से आगे उन्होंने ईस्वी सन में लिया है। क्या लिया है कि 1843 से कहा कि 1957 ईस्वी तक का जो काल था ना, उसको इन्होंने नाम दिया, नागरिक प्रचार ने क्या नाम दिया, सक्रांति काल। क्योंकि क्रांति हुई थी ना 1857 में, 1857 जो क्रांति हुई थी ना, उसको ये नाम दिया। सॉरी 1900 नहीं, 1857 तक क्रांति हुई थी ना। तो 1843 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक इन्होंने इसको क्या नाम दिया, सक्रांति काल नाम दिया। फिर 1857, ये 1857 है, 1857 से लेके 1900 ईस्वी तक का जो काल है ना, ये इन्होंने किसका माना, नगेंद्र का माना। नगेंद्र ने क्या दिया था इसको, पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग। इसको क्या नाम दिया है इसने, भारतेंदु काल या भारतेंदु युग कोई भी कह सकते हो, ठीक है। फिर 1900 से लेकर के 1918 तक इन्होंने इसको नाम दिया द्विवेदी युग। क्या नाम दिया, द्विवेदी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी की युग, ठीक है। यही नगेंद्र का सेम लिया, इसको नगेंद्र पुनर्जागरण भारतेंदु, इसको जागरण और द्विवेदी कहा था। तो ये शुक्ल इसको भी क्या लिया, सॉरी नागरिक प्रचार समिति इसको भी क्या लिया, सेम लिया। और ये 1918 से लेकर के 1936 तक याद रखना, इसको नगेंद्र ने कब क्या माना था, छायावाद को 38 माना था, जबकि नागरिक प्रचार सभा ने क्या माना, 1918 से 1936 माना है। तो ये आपके क्या हो गया था, छायावाद। ये छायावाद के बाद में क्या आएगी, देखो ये क्या छाया है, तो हमारी छाया, हम जैसे चलते हैं हमारे साथ में छाया चलती है कि नहीं चलती, गति करती है, तो हो जाएगा गति से याद रखना प्रगतिवाद। कौन सा युग हो जाएगा, प्रगतिवाद है। छायावाद के बाद में क्या है, प्रगतिवाद। प्रगतिवाद कब है, ये 1936 है, 1936 से 1943 तक ये जो युग है ये प्रगतिवाद होगा, ठीक है। फिर 1943 है, 43 से 1951 तक के जो है ना, ये प्रगति के बाद याद रखना, प्रगति से प्रयोग हो गया। जैसे हमने प्रगति की तो क्या हुआ, प्रयोग हो गया, प्रयोगवाद हो गया, प्रयोगवाद 43 से 51। फिर आपके 1951 से लेकर के 60 तक नागरिक ने इसको क्या माना, नई कविता, क्या माना, ताकि ये नई कविता का युग था। हो गया यहाँ 60 तक। फिर यहाँ आगे ये आपकी 1960 और 60 से 1990 का जो काल है, ये 60 है, 60 से याद रखना साठोत्तरी कविता, ये साठोत्तरी कविता नाम है 1960 से 1990 का। फिर 1990 से लेकर के अब तक इसको कहा समकालिक कविता, समकालिक कविता इसको नाम दिया। तो ये याद हो जाएगा आपको, है ना। ये 4 शुक्ल के विग्रह संबंध में सेम टू सेम लिए, 1050 से 1375, 1375 1700, 1700 1900 से अब तक। यहाँ से इन्होंने ईस्वी में बदला, तो ईस्वी में बदलोगे ना तो आप विक्रम संवत में 57 माइनस करोगे तो ईस्वी आसन आ जाएगा। तो जैसे हमने 1900 में 57 माइनस किया तो ईस्वी सन आ गया 1843 ईस्वी सन। 1843 से 1857 तक इन्होंने सक्रांति काल नाम दिया, और 1857 से 1900 तक इन्होंने वही नगेंद्र का पुनर्जागरण या भारतेंदु युग नाम दिया। 1900 से 1918 तक वही नगेंद्र वाला जागरण या द्विवेदी युग दिया। फिर 18 से 1936 तक इन्होंने छायावाद का जो काल है वो 18 से 36 रखा है, जबकि नगेंद्र ने छायावाद का काल, ये तीनों छायावाद तीनों सेम नगेंद्र के लिए। नगेंद्र ने छायावाद का काल 1918 से 1938 माना था, जबकि नागरिक प्रचार सभा काशी ने 1936 तक माना है। और फिर छाया से क्या होती, गति से प्रगतिवाद का काल है 1936 तक यहाँ समाप्त हो गया था, तो ये 1936 से 1943 तक। और प्रयोगवाद है 1943 से 1951 तक प्रयोगवाद, और 51 के बाद 1960 तक है जो नई कविता का काल, 1951 से 1960 तक। फिर 60 के बाद 60 से शुरू होगा, तो 60 से लेकर के 90 तक का काल है साठोत्तरी कविता, और 90 से लेकर अब तक का काल है ये समकालिक कविता है, ठीक है। याद हो गया होगा। तो इस तरह से हमारा काल विभाजन पूरा समाप्त हो गया। थैंक यू सो मच।